ट्रांजैक्शन आती थी, उसकी जो सिस्टम थे उनके, वो उसको प्रोसेसिंग करते थे। प्रोसेसिंग करने पे जो जल्दी कोई वो उसको सॉल्व कर देता था, उस बेस पे उनको क्या कहते हैं, रिवॉर्ड मिलता था। अभी वो जो बड़े सिस्टम है वो छोटे सिस्टम में चेंज हो गए। अब मैकबुक वालों ने भी अपने M1 प्रोसेसर के साथ कुछ सिस्टम निकाले हैं जिसमें उन्होंने वो ग्राफिक कार्ड एम्बेड की, एक चिप एम्बेड की है जो ये काम कर रही है। हाँ जी, M1 मैक्स चिप, वो उन्होंने इसीलिए निकाले हैं ताकि कंप्यूटेशनल पावर इंक्रीज हो, और ये जो कर रहे हैं ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, जिनका जो माइनिंग कर रहे हैं वो उनकी जो प्रोसेसिंग वो इंक्रीज हो के टास्क जल्दी रिजॉल्व हो, उसके रिवॉर्ड, उनके जो रिवॉर्ड उनको मिलेगा वो जिस करेंसी में उसकी ट्रांजैक्शन, अगर ईथर में हुई है तो ईथर में उनको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर BTC में हुई है तो BTC में रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसकी जो वर्किंग है वो इसी तरह कि जैसे 4 लोग बैठे, उनके पास नोटबुक है, ठीक है, उनके पास कैलकुलेशन पड़ी है, उस पर लिखा है कि 50 माइनस 100 माइनस 50 है वो 50 बनता है, ठीक है, हर एक के पास लिखा है। एक उनमें से कहता है कि 100 माइनस 50 जो है वो माइनस 50 है, ठीक है। तो बाकी तीनों क्या जो उस पर अपना कंसेंसस दे दें वो उनका क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि हर एक के पास उसकी कॉपी पड़ी है नोटबुक की। तो वो अपने रिकॉर्ड के साथ उसको मैच करेंगे, वो उसके देखेंगे कि क्या 100 माइनस 50 50 है या माइनस 50। तो इसी तरह ही वो उसके जो उसने ट्रांजैक्शन की है या जो उसने बात 100 माइनस 50 माइनस 50 वो उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर हम ब्लॉकचेन की एग्जांपल लें कि अगर हम ब्लॉकचेन के साथ कोई नोड कनेक्ट है और उस नोड पे अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है और उस ट्रांजैक्शन में वो कहता है कि 100 माइनस 50 माइनस 50 बनता है, तो जितनी कॉपी उस ब्लॉकचेन की जिस जिस नोड से कनेक्टेड है वो उस पर क्या करेंगे, अपनी प्रोसेसिंग करेंगे। जब उस पर प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग कैसे होगी, उनके जो ग्राफिक कार्ड लगे होते हैं जो माइनिंग कर रहे होते हैं, माइनर्स कौन होते हैं, जिनके पास वो सिस्टम अवेलेबल होते हैं जो उस पर कंप्यूटिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उस ट्रांजैक्शन को चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, क्या ये कोई फ्रॉड तो नहीं। अगर वैलिड है तो उस बेस पे उस ट्रांजैक्शन को उस ब्लॉक में ऐड कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइनर्स ने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आपकी ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक में ऐड होगी इसको कहते हैं माइनिंग, ठीक है। कंप्यूट करने के बाद जो भी ट्रांजैक्शन को ऐड करेगा उसको माइनिंग कहते हैं। तो यही आज के दौर में जो जितना भी ये माइनर्स माइनिंग कर रहे हैं, या आपने एक पाई की ऐप देखी होगी, आपने इंस्टॉल की होगी, उसमें आप डेली बेस पे क्या कर रहे हो, आप देखते हो रिवॉर्ड वगैरह आपको आता है, ठीक है, आप उसको क्लिक करते हो, आपके पाई कुछ ऐड हो जाते हैं। वो क्या हो रहा है, वो आपका मोबाइल माइनस बना हुआ है, आपकी जो ऐप है वो आपकी माइनर बनी है, वो जो ऐप है वो आपके मोबाइल के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। कि कोई भी ब्लॉकचेन पे जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही है पाई नेटवर्क पे, इधर मैं इथीरियम या बिटकॉइन या किसी और की बात नहीं कर रहा, आपने जिस करेंसी में जिस नेटवर्क में आपने वो ऐप की है, वो आपकी जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें, तो वो क्या हो रहा है, आपके मोबाइल यूज़ हो रहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि नहीं मैंने ऐप इंस्टॉल की है तो चीज़ें उनकी यूज़ हो रही है, नहीं, वो चीज़ें क्योंकि आपने इंस्टॉल की है, आपके मोबाइल का प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, आपकी रैम यूज़ हो रही है, आपके रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, तो आप एज अ माइनर काम कर रहे हो उस पर, आपको ये चीज़ नहीं पता, आपके बैक पे वो ऐप चल रही होती है। तो वो जब कोई भी टास्क आता है, ट्रांजैक्शन आती है, जिस जिसका नेट ऑन होगा, जिस जिसकी ऐप चल रही होगी, ऑटोमेटिकली वो फैच करेगा, वो उसको कंप्यूट करेगा, जिसका जल्दी कंप्यूट कर लेगा उसके वो मोबाइल में रिवॉर्ड जनरेट कर देते हैं, आप क्लिक करते हो तो आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह ब्लॉकचेन की वर्किंग होती है कि किसी ट्रांजैक्शन को किस तरह उसने यूज़र से रिसीव करना है और उसको किस तरह माइनर्स को देना है, माइनर्स ने अपनी प्रोसेसिंग करनी है, कंप्यूटेशनल पावर जो उसकी लगेगी उस बेस पे उसने ट्रांजैक्शन को ब्लॉक में ऐड करना है, कंसेंसस की बेस पे उसने देखना है कि क्या ये ट्रांजैक्शन वैलिड है, अगर वैलिड है उसको ब्लॉक में ऐड कर देगा, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगा। तो अब कोई भी ट्रांजैक्शन है जो रिजेक्ट है आप उसको एडिट नहीं कर सकते।
आपको उसको ठीक करने के लिए आपको नई ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर 100 - 50 -50 का है तो आपको वो करने के लिए नई ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी कि 100 - 50 50 बनता है। उस बेस पे जितने भी माइनर्स हैं, जब उन वो खुद मैनुअली बैठ के नहीं कर रहे होते, जो ये ग्राफिक कार्ड है ये मैथमेटिकल पजल सॉल्व करता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। तो जब वो उनमें ये आप जो कंप्यूटर इसमें जो कैलकुलेटर है या कोई भी है, कि जब आप इसमें कोई फार्मूला लिखते हो कोई, तो आपको वो यूज़ होते हैं ग्राफिक कार्ड की जो भी कंप्यूटेशनल पावर जो कारक जो रिसोर्सेज वो उसको करके वो आपको रिजल्ट देते हैं। तो आपकी वो उसकी एनर्जी उसकी कॉस्ट तो जो भी उसको करता है वो माइनर्स है, और जो उसकी प्रोसेस को पूरी माइनर करता है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो ब्लॉकचेन की वर्किंग से सर हमें तो ट्रांजैक्शन के लिए एक प्रोसेसिंग पावर चाहिए ना, तो हम स्पेसिफिक जीपीयू क्यों यूज़ करते हैं, हम क्यों नहीं प्रोसेसर क्यों नहीं यूज़ करते? अच्छा, उसके लिए ग्राफिक कार्ड ही क्यों? वो तो ग्राफिक्स के लिए सीपीयू से प्रोसेसिंग कर सकते हैं हमारी ग्राफिक कार्ड। हाँ, जीपीयू से ये प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू से ये चीज़ नहीं होती। सीपीयू तो आपके बाकी रिसोर्सेज को चला रहा है, जो आपकी कंप्यूटेशनल होती है ना, जो आपकी जो फार्मूलाज को जो पजल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल को सॉल्व करता है, वो आपका जीपीयू ही यूज़ होता है। ये हम लोग ब्लॉकचेन में नहीं, हम नहीं ये करेंगे। हमारा काम यहाँ पे माइनिंग करना नहीं है या माइनर्स बनना नहीं है, हमने ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है। हमारा काम है अपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, एप्लीकेशन क्रिएट करने पे हमने ट्रांजैक्शन करनी है। वो ट्रांजैक्शन चाहे जितनी मर्जी कॉस्ट ले, माइनर्स की जितना टाइम ले, वो हमारा काम नहीं है। हमने अपने एंड पे जो, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो कॉस्ट उसकी पड़ती है। जो ब्लॉकचेन में हमने एक रिकॉर्ड एंटर करना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये आप देख लें कि ब्लॉकचेन में आपने एक भी एंट्री करनी है उसकी कोई ना कोई फी है, और वो रियल टाइम में है। ठीक है, रियल टाइम में उसकी फी होगी, और वो आपकी कटेगी। जितनी मैक्सिमम कंप्यूटर आप उसमें कंप्यूट करेंगे चीज़ें, उतनी फ़ी आपके अकाउंट में से कटेगी, और वो किसको जाएगी? माइनस में। ये फ़ी आप पे कर रहे हो, ब्लॉकचेन नहीं पे करेगी। फ़ी अगर आपने एक कोड लिखा है वो 1000 लाइन्स का है, उसमें हर फंक्शन में कुछ ना कुछ वो कंप्यूट हो रही है, कोई फार्मूला एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब वो आप फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है, आपके जो अकाउंट है, जो वॉलेट है, उसमें से वो फ़ी का डिडक्ट होगी। उसकी उन्होंने फार्मूला सेट किया है, वो फ़ी डिडक्ट होगी, उसे कहते हैं गैस फ़ी। ठीक है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए हमें पेट्रोल की या गैस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गाड़ी की जो कंप्यूटेशनल जो हमने उसकी प्रोसेसिंग करनी है, और उसने वो टायर को जो मूवमेंट के लिए जो गाड़ी के इंजन ने या बाकी चीज़ों ने जो प्रोसेसिंग करनी है, उसके लिए उसको ऑयल रिक्वायर होगा या पेट्रोल रिक्वायर होगा। इसी तरह ही माइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं काम करते, उनको जो पैसे जाने वो आपके अकाउंट में से डिडक्ट होके वो जो माइनर करेगा उसमें से कुछ परसेंटेज उसको मिलती जाएगी। तो ब्लॉकचेन बेसिकली ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, और जो उसमें जो ट्रांजैक्शन को कंप्यूट करते हैं वो डिफरेंट माइनर। जी भाई सर, आपने बात की तो माइनर्स को हमारी ट्रांजैक्शन के पैसे जाएंगे, लेकिन अगर हमने एक ऐप क्रिएट किया जिसके अंदर ब्लॉकचेन का एल्गोरिथम है, और हमें कैसे पता चला कि हमने इसमें इतने माइनर्स ऐड किए कि वो हमने नहीं करने। ये जो माइनर्स होंगे, माइनर्स का काम अलग है, वो उस नोड के साथ, नोड पता है का नाम मैंने नोड बताया कि जो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड होगा उसे नोड कहते हैं। जी सर। ठीक है, जो उस नोड के साथ कनेक्ट होगा, इसके डिफरेंट एल्गोरिदम है माइनर के। ठीक है, आप ऑनलाइन में देख सकते हैं, अनमेल्टेबल ऐप के नाम से एक ऐप है, और भी कई ऐप है। अगर आप उसको ज्वाइन करोगे, वो आप जो वॉलेट दोगे, जो वो उस ब्लॉकचेन के साथ आपको कनेक्शन क्रिएट कर देगा, और आपको ऐसा माइनर बना देगा। तो आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी, आपका सिस्टम यूज़ होगा। ठीक है, आपका सिस्टम यूज़ होके उस ट्रांजैक्शन को कंप्यूट किया करेगा। ये नहीं है कि आप बैठे और आप देखें कि ट्रांजैक्शन आ गई, लो इस सिस्टम को चला। सिस्टम आपका कुछ चलता रहना चाहिए, ताकि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्यूट हो, कोई भी उस ब्लॉकचेन पे जब ट्रांजैक्शन करेगा। जी माइनर नोड तो एक है जो ब्लॉकचेन से हम कनेक्ट होते हैं, वो एक नोड बन गया। ठीक है, जैसे मैं ब्लॉकचेन से कनेक्ट हूँ, नोड। अब जब प्रोसेसिंग उसको होगी, जब कोई ट्रांजैक्शन उस पर आएगी, तो जब मेरे सिस्टम रिसोर्सेज यूज होंगे, फिर मैं ऐसा माइनस बिहेव करूँगा।
ठीक है, क्योंकि मेरे सिस्टम के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। जब उसको ट्रांजेक्शन को ब्लॉक में ऐड करूँगा तो वो माइनर हो जाएगा। तो हमारा काम इधर माइनर्स बनना, माइनिंग करना नहीं है। हमारा काम है वो ट्रांजेक्शन क्रिएट करना, कि हमने अपने ऐप क्रिएट करनी है ताकि उसमें ट्रांजेक्शन क्रिएट हो। आगे वो ट्रांजेक्शन कैसे कैसे आगे जा रही है तो हमें फ्लो पता होना चाहिए। हमें उसकी इन डेप्थ नहीं जाना कि वो माइनर को कितनी फीस आई है, माइनर का कौन सा सिस्टम चल रहा होगा। वो जो मल्टीपल लोग एक टाइम पे ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो जिसके पास रैंडमली चला जाएगा वो उसको रिजॉल्व करेगा। सर मसला जी भाई। तो जिस तरह मेरी एक ब्लॉकचेन है, ठीक है, ये भाई एक ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें, ये भाई एक माइनर है, इनकी ये जो ट्रांजैक्शन करेंगे इनकी कंप्यूटेशनल पावर लगेगी, ग्राफिकल पावर, इनके वॉलेट से कुछ प्रॉफिट इनको जाएगा, माइनर को जाएगा। तो जिसके भी ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन है तो मुझे इनके वॉलेट से मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन। अच्छा, जब आप एक एप्लीकेशन लिखोगे ना, जो भी ब्लॉकचेन में काम होता है, एप्लीकेशन का पर्पस क्या होता है? मनी को अर्न करना, ठीक है। ब्लॉकचेन बगैर विदाउट अर्निंग के कोई भी आप वेबसाइट बना लो, आप एक वर्डप्रेस की साइट बना रहे हो, आप कोई कुछ भी आप अपना एक बिजनेस रन कर रहे हो, क्या उसका पर्पस अर्निंग नहीं है? हर वेबसाइट का पर्पस अर्निंग है। आपने इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, आपने स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, कोई भी आपने एक साइट बनाई है, रेस्टोरेंट का बनाया है, कोई भी ऑनलाइन आपने अगर साइट बनाई है, वो उसका जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? एक अमाउंट मिल रही है। तो ब्लॉकचेन में भी यही चीज़ है। अगर आप एक ओनर हो, आप चाह रहे हैं मैंने ब्लॉकचेन में ऐप क्रिएट करनी है, तो आप उसमें एक अपना कमीशन सेट करते हो। तो कमीशन जो ट्रांजैक्शन करेगा उसके अकाउंट से कटेगा, अच्छा। उसके अकाउंट से आएगा। अच्छा, इसमें क्या होगा? इसमें जो आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी ना, जो उसने ट्रांजैक्शन की है, उसका कुछ परसेंट आपके अकाउंट में आएगा और बाकी ब्लॉकचेन पे चला जाएगा। क्योंकि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसमें उसने अपना कमीशन रखा होगा कि जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है इसकी जो कॉस्ट बनानी है, जैसे ये कर रहा है ट्रांजैक्शन, इसकी कॉस्ट बन रही है $0.01, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो मैंने इससे कमीशन भी लेना है, आप चाह रहे हो मैं 10% इसका जो भी ट्रांजैक्शन करेगा, जो उसकी गैस फी होगी, गैस फी क्लियर है ना सबको, तो जो उसके अकाउंट में से कटनी है और जो उसको आगे माइनस को जानी है। लेकिन जिसकी वेबसाइट है, जिसने एप्लीकेशन बनानी है ब्लॉकचेन पे, जिसने उसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखवाना है, जो उस साइट का एडमिन होगा, वो कहेगा कि जो कॉस्ट बन रही है उसमें मैं 10% भी ऐड करूँ। जब 10% ऐड होगा तो इसके अकाउंट से 10% भी कटेगा। उसका जो 10% है वो आपके पास आ जाएगा, बाकी जो फी है वो माइनस के पास चली जाएगी। इसके एग्जांपल आप इस तरह है जैसे हम लोग मोबाइल में इजी लोड करते हैं, ठीक है। तो पहले जो हमारे अकाउंट में से बैलेंस था 15 रुपये, वो जरदारी के अकाउंट में जाते थे, और जो बाकी थे 85 वो हमारे पास आते थे। उन 15 में से मे भी 5 जाते थे नेटवर्क वालों को, 10 फिर चले जाते थे उसको। इसी तरह अभी भी इसी तरह हो रहा है। कुछ जो चार्जेज हैं वो जब लिखा होता है कि प्लस टैक्स, ठीक है, तो अमाउंट हमारे अकाउंट में आती, कटती हमारे से ही है, हमारे अकाउंट में से 100 रुपये ही कटा है, ठीक है। लेकिन हमें कितने मिले? 85। जो 5 रुपये है वो सर्विस चार्जेज हो गए, जो 10 है वो किसी न किसी को चले गए। तो जो एक्शन परफॉर्म कर होता है अकाउंट अमाउंट उसी में से कट रही होती है। जिसने आगे परफॉर्म करना उसकी तो कंप्यूटेशनल पावर यूज होगी। तो एक जीपीयू या एक जो M1 प्रोसेसर है, जो उसका वो उसकी जो अमाउंट है वो मिनिमम कितने का 7-8 लाख का एक मैकबुक आ रही है। अगर आपने प्रोसेसर खरीदना ग्राफिक कार्ड अच्छे वाला, वो कितने का 19-20 लाख का आ रहा है। उसको जब वो अपने सिस्टम में चलाएगा उसने अपनी कंप्यूटेशनल पावर यूज करनी है, अपने रिसोर्सेज यूज करने हैं। तो जब वो इतनी अमाउंट पे कर रहा है और ब्लॉकचेन में पार्ट ले रहा, अपना रोल एज अ माइनर क्रिएट कर रहा है, तो उसको रिटर्न में रिवॉर्ड मिलेगा, ब्लॉकचेन का काम हो जाएगा और उसके अकाउंट में ऑर्डर और जिसने ट्रांजैक्शन की है उसके एंड पे काम होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ क्लियर? आप लोग? यस सर। आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा है, यहाँ तो वर्किंग समझ लगी है ब्लॉकचेन की।
जी भाई डेटाबेस के चलो। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। अच्छा, ब्लॉकचेन की टाइप्स जो है वो मल्टीपल है, ठीक है, लेकिन अभी हम दे रहे हैं जो मोस्ट यूजेबल वो पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक ब्लॉकचेन के जो, अच्छा ब्लॉकचेन जो भी वो जो ट्रांजैक्शन इसकी होती है वो जो भी वो पब्लिक होगी, ठीक है। इसमें जो आपका रिकॉर्ड है, जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, जो इसका डाटा है वो पब्लिकली अवेलेबल होगा थ्रू आउट द नेटवर्क। कोई भी यूज़र इसको देख सकता है, एक्सेस कर सकता है, पब्लिकली अवेलेबल होगी। इसके एग्जांपल इस तरह लेते हैं, एक जैसे व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है, एक रियल एस्टेट, ये ब्लॉकचेन की होगी, ये पब्लिक होगा। इसमें जो आपने कोई आपने घर देखना है, कोई आपने प्लॉट या आपकी कोई व्हीकल, आपने उसकी रजिस्ट्रेशन, उसके जितने भी चालान, इस तरह की चीज़ें वो क्या होगी, पब्लिकली अवेलेबल होगी, तो वो पब्लिक ब्लॉकचेन से ही हैंडल होगी। एक फार्मास्यूटिकल, एक फार्मेसी का जो डाटा है, एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, एक नादरा का डाटा, या किसी भी गवर्नमेंट का टैक्सेस का डाटा, वो सारा किस में जाएगा, वो प्राइवेट ब्लॉकचेन होगी। क्योंकि जो उसकी एक्सेस होगी वो ओनली ऑनर के पास होगी, जो उस ब्लॉकचेन को क्रिएट कर रहा होगा, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो बना रहा होगा, ठीक है जी। सर ये जैसे ये भाई ने सवाल किया है कि ब्लॉकचेन जो क्रिएट करता है उसको भी कुछ फीस मिलेगी, आपने कहा कमीशन वो अपना सेट करेगा 10%, तो जो गैस फीस कटेगी माइनर्स की वो भी हम ही सेट करेंगे? माइनर्स की नहीं, वो नहीं वो हम नहीं सेट करेंगे, वो ब्लॉकचेन अपने एंड पे वो कैलकुलेशन करती है ब्लॉकचेन, क्योंकि ब्लॉकचेन एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, जिसके साथ हम लोग कनेक्टेड है। वो ब्लॉकचेन अपने एंड पे इसकी प्रोसेसिंग करेगी कि अगर इसका लाइन ऑफ कोड इतना है, इसमें कैलकुलेशन इतनी है, इसमें रिसोर्सेज कितने यूज होंगे, अगर ए प्लस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हैं, जितने भी उसकी किसी अरे में रिकॉर्ड रख रहे हैं, अरे पे लूप लग रहा है, कंडीशन। इसीलिए ब्लॉकचेन में जब आपने काम करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका कोड ऑप्टिमाइज होना चाहिए। जितना कोड आपका ऑप्टिमाइज होगा उतनी आपकी ट्रांजैक्शन फी कम लगेगी। तो कोई भी जब आपकी वेबसाइट को, एप्लीकेशन को यूज करेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं आपके साइट पे आऊँ और मैं एक छोटा सा भी काम करूँ तो मेरे ज़्यादा पैसे कटें। तो आपने जो यूज़र के लिए एक जो सिस्टम प्रोवाइड करना है वो आपका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, ताकि जो आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे, जो आपके यूज़र के अकाउंट में से पैसे कटेंगे वो मिनिमम हो, और उसका जो काम है वो मैक्सिमम, उसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो उधर से भी मिनिमम जब होगी, तो इधर से ट्रांजैक्शन की कॉस्ट भी, तो फिर आप वो जो ट्रांजैक्शन है वो फी का वो हमारी वर्किंग पे डिपेंड करेगा कि उसको कितनी है। अच्छा, अब ब्लॉकचेन दो चीज़ें हैं, एक होती है ब्लॉकचेन, एक होता है ऑफ चेन। ब्लॉकचेन क्या चीज़ है, हमने जो भी काम कराना है हमने ब्लॉकचेन से ही करवाना है, हमने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखना है, जो कंप्यूटेशन, वो हमने ब्लॉकचेन को कहना कि ये हमें करके उसकी फी कर दो। एक चीज़ होती है ऑफ चेन, हम इसके साथ अपनी डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज करें कि जैसे हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि एक ट्विटर की एप्लीकेशन है, ठीक है, एक ट्विटर की हमने एडवर्टाइजमेंट करवानी है अपनी, तो हम चाह रहे हैं कि एक यूज़र है वो कहता है कि मैं एक ट्विटर की, ये मेरे पास एक लिंक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो एक लाइक करेगा, एक रीट्वीट करेगा, या एक शेयर करेगा, लाइक करेगा, ठीक है, या वो कमेंट करेगा, तो मैं उसको इतना रिवॉर्ड दूंगा जो उसका ऑनर है, ठीक है। अब जब उसमें और एक दूसरा यूज़र है जो उस पर कोई ना कोई लाइक करेगा, फॉलो करेगा, ये रीट्वीट करेगा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब जो यूज़र की रजिस्ट्रेशन होगी, एक को कहते हैं रिक्वेस्टर, जिसने क्या करना है अपनी ऐड की एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, एक को हम कहते हैं परफॉर्मर, जिसने उस ऐड पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना। अब जो इनका डाटा होगा, जो यूजर्स का डाटा होगा, वो क्या हम ब्लॉकचेन पे सेव कराना चाहिए नहीं? वो डाटा हम ब्लॉकचेन पे सेव ही ना करो, वो डाटा हम लोग ऑफ चेन रख लें, अपने डेटाबेस पे रख लें। अब ब्लॉकचेन का काम यहाँ पे किधर आएगा? जब उसने
एडवर्टाइजमेंट करनी है, जब अपनी ऐड को उसने लिस्ट करना है, जब उसके अकाउंट में से पैसे कटने हैं, तब हम ब्लॉकचेन का काम करें, ना कि हम यूज़र भी उधर सेव करवाएं। ये तो हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या हमने यूज़र से फ़ीस ज़्यादा काटनी है कि कम काटनी है। अब इस केस में हम चाह रहे हैं कि रिक्वेस्टर परफॉर्मेंस से फ़ीस ज़्यादा ना कटे। अब एक बंदा उसने ऐड लिस्ट करनी है, तो हम चाह रहे हैं कि लिस्ट के भी हम उससे पैसे लें। ठीक है, फ्रीलांसिंग आप लोग करते हो ना, ठीक है, गिग क्रिएट करते हो, फाइवर का आइडिया होगा आप लोगों को, ठीक है, आप लोग गिग क्रिएट करते हो, अभी आपकी गिग क्या है, फ्री है। कल को अगर फाइवर बोला चाहिए आपकी गिग क्रिएट करने के लिए हमने आपसे पैसे लेंगे, तो उसमें उसकी वो कुछ सर्विसेज यूज़ करेंगे ना, तो उसके चार्जेस यूज़ होंगे। तो कल को वो कहें जी आपने जब, अब जो बंदा गिग क्रिएट करेगा, जिसने वो गिग को क्रिएट किया, अगर वो भी पेमेंट करेगा उस पर फिर ब्लॉकचेन इन्वॉल्व होगी। अभी हम चाह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड सेव करना है वो हम लोग डेटाबेस में कर लें ऑफ चेन, लेकिन जब ऐड की लिस्ट हो तब उससे पेमेंट लें, तब हमारी ब्लॉकचेन इन्वॉल्व हो। तो जो पेमेंट है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगी, जो उसका ऑनर होगा, और जब कोई बंदा लाइक करेगा, फॉलो करेगा, उस केस में उसका रिवॉर्ड जनरेट हो, तब भी हम लोग ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपने अपने यूज़र को ईज प्रोवाइड करनी है या आपने अपने यूज़र से ज़्यादा पैसे लेने हैं। तो ब्लॉकचेन कहाँ यूज़ होनी चाहिए, कहाँ ना यूज़ होनी चाहिए, ये भी डिपेंडेंसी है। जो आपकी मैक्सिमम कंप्यूटेशनल पावर है वो ज़्यादातर यही कोशिश करें कि आप अपनी एप्लीकेशन से करवाएं। आप जावास्क्रिप्ट या जो भी आप जो कोड यूज करें उससे करवाएं। ब्लॉकचेन को वहाँ पे इन्वॉल्व करें जहाँ पे आपने उसको डाटा भेजना है और उसमें सेव करना है। ठीक है, अगर आपने एक रिवॉर्ड सिस्टम जनरेट करना है कि आप चाह रहे हो कि मैं इसको रेफर करूँ, ये आगे रेफर करे, वो आगे रेफर करे, जब वो बंदा ट्रांजेक्शन करे उसका रिवॉर्ड इससे मिले 10%, 5% इससे मिले, 2% मुझे मिले। तो ये काम, ये जो डाटा है, ये अगर आप अपनी ऑफ चेन में ये चीज़ हैंडल करके ब्लॉकचेन को सिर्फ आप यूज़र का आईडी भेजें और उनके रिवॉर्ड भेजें और ब्लॉकचेन को सेव करें, तो ये आपकी डिपेंडेंसी पे है कि आपने ब्लॉकचेन को कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट करनी है, कितनी फ़ी कटनी चाहिए, कितनी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो ऑफ चेन का बता दो, उसमें डाटा किस टाइप का सेव होता है? वो आप कुछ ऑफ चेन तो वही है ना आपका, ऑफ चेन तो आपकी जो सिंपल डाटाबेस, उसको मैं ऑफ चेन क्या है। सर फाइवर ब्लॉकचेन यूज कर दी है अभी? नहीं, मुझे तो नहीं वैसा पता, फाइबर वालों को होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल फाइबर ब्लॉकचेन टैक्स काटते हैं ना जब ऑर्डर के बाद वो। हाँ जी? ऑर्डर जब हो जाता है ना, ऑर्डर के बाद भी वो टैक्स काटते हैं अपना, तो इसमें इस नहीं नहीं, वो ब्लॉकचेन आपका मेटामास्क, वो आपका वॉलेट कहीं मांगते हैं? नहीं मांगते। तो नहीं मांगते तो ब्लॉकचेन नहीं है। ब्लॉकचेन वहाँ पे यूज़ होगी जब आपका वॉलेट यूज़ होगा। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कि वॉलेट क्या होता है। ठीक है, आपकी अभी क्या चल रहा है, क्रेडिट कार्ड चल रहा है, तो आपका डाटा ऑफ चेन है, आपका डाटा उन्होंने अपनी डेटाबेस में रखा है। इसमें कहीं आपकी कोई ट्रांजैक्शन आईडी हो रही है या आप किसी ब्लॉकचेन पे जाके अपना रिकॉर्ड देख रहे हैं? नहीं ना देख रहे, चीज़ें पब्लिक नहीं है, तो प्राइवेट है। तो इसका मतलब आपकी वो जो चीज़ें हैं वो ऑफ चेन यूज़ करें, वो ब्लॉकचेन नहीं यूज़ करें। ब्लॉकचेन वहाँ पे इन्वॉल्व होगी जहाँ पे आपका वॉलेट यूज़ होगा, जहाँ पे आपका बाइनांस पे या किसी पे आपने वॉलेट क्रिएट किए, वहाँ वो आपका यूज़ होगा, वो एड्रेस आपका यूज़ होगा, पैसे आपके उसमें से कट रहे होंगे। तो अभी तो आप क्रेडिट कार्ड से या बैंक से पेमेंट करें तो ब्लॉकचेन की वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सर जी, जो गैस फी है, जो ब्रोकिंग की जितनी फीस हो, ब्लॉकचेन जो माइनर फीस लेंगे या जो माइनर्स को जिस तरह कंपटीशन दी जाएगी, वो जितने सारे एल्गोरिथम प्री डिफाइंड हो गए ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हाँ जी, वो इसीलिए प्री डिफाइन कर देगी कि ये एल्गोरिथम जिससे सेलेक्ट हो गया। अच्छा, ये मल्टीपल एल्गोरिथम बने हैं, ये चाहे थीरियम ने बनाए होंगे, बहुत सारे एल्गोरिथम ये बने हैं, डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हैं, जो क्या करते हैं उस नोड के साथ कनेक्ट होके उस पर जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। ट्रांजैक्शन जब भी कोई होती है उसको वो रीड करते हैं अपने एल्गोरिथम में और उस पर वो काम करते हैं। तो हमें इसमें इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा एल्गोरिथम है, माइनिंग कैसे हो रही है, माइनर कौन है। हमारा काम है अपनी एप्लीकेशन बनानी है, अपनी ट्रांजैक्शन करनी है, वो आगे जिस तरह कर रहे हैं वो उनके काम है। तो हमें इधर माइनर का या माइनिंग का कोर्स नहीं, हम पढ़े ब्लॉकचेन का, वो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए।
सर पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं। नहीं, चेंजेस तो आप किसी में भी नहीं कर सकते, प्राइवेट में भी नहीं कर सकते। मैंने कल भी बताया, चेंज आप किसी ट्रांजैक्शन को नहीं कर सकते, किसी डाटा को चेंज कर सकते हो। वेरिएबल में अगर मैंने 10 स्टोर किया, मैं चाह रहा हूँ वेरिएबल में 20 स्टोर हो, तो वो भी नई ट्रांजैक्शन होगी। प्रीवियस को अगर मैंने 10 कर दी है और मैंने वो ब्लॉकचेन में डाटा चला गया, तो उस केस में मैं उस 10 को चेंज नहीं कर सकता। मैं एक नई ट्रांजैक्शन करूँगा, उसमें 20 ऐड करूँगा। सर पब्लिक ब्लॉकचेन में भी हैश क्रिएट होता है। ये दोनों सेम चीज़ है, बस उन्होंने मॉडिफायर पढ़े ना आप लोग, मैंने कल भी ये चीज़ बताई थी। मॉडिफायर जो होते हैं, जो आप क्या करते हो, अपने कुछ डाटा को प्राइवेट रखते हो, आप कुछ डाटा को पब्लिक करते हो, कुछ डाटा को प्रोटेक्टेड करते हो। सेम इस तरह इसमें भी यही चीज़ है। पब्लिक बेस नहीं चलती है, इसमें भी स्ट्रक्ट है, प्राइवेट है, पब्लिक है, फंक्शन है, हर चीज़ है। सो इसमें पब्लिक और प्राइवेट है, इसके बाद एक और कंसेप्ट जो यूजिंग पड़ा था वो ओपन और क्लोज। सो वो उसको थोड़ा सा बता देंगे, प्राइवेट और पब्लिक में ओपन क्लोज का क्या है? अच्छा, ओपन इसी में ही आ जाता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है अपनी पब्लिकली करनी है कि नहीं। क्लोज यही है प्राइवेट में, वो क्लोज इनकी इसकी प्राइवेट की सब कैटेगरी है, जो ओपन है वो पब्लिक की सब कैटेगरी है। पब्लिक क्लोज ये है कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दी, और क्लोज उसके साथ ये कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने प्राइवेट कर दी। ठीक है, प्राइवेट ओपन उसी का रिवर्स, कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी प्राइवेट रख दी और कुछ, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिक रखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने प्राइवेट करनी है। अच्छा, ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर, ब्लॉकचेन का आर्किटेक्चर में हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि इसके आर्किटेक्चर में डिसेंट्रलाइजेशन यूज़ होती है। ये बार बार डिसेंट्रलाइजेशन का वर्ड इसमें इसीलिए यूज़ हो ताकि ये आपको डेटाबेस से डिफरेंशिएट कर दे कि किस तरह आपकी ब्लॉकचेन डिफरेंट है। ठीक है, आप डेटाबेस ऑफ चेन जब यूज़ कर रहे होगे, अब देखिए ऑफ चेन और ब्लॉकचेन में यहीं पर डिफरेंस पता लग जाएगा। जब आपने ऑफ चेन चीज़ें यूज़ करनी है तो आपका डाटा आपके एक सिस्टम पे पड़ा होगा। ठीक है, और जो डाटा आप लोग ब्लॉकचेन पे रखोगे वो डाटा आपका मल्टीपल जगह पे होगा। अगर आपने जो डाटा यूज़र के रिकॉर्ड अपनी डेटाबेस में रखे होंगे, वो आपकी किसी पार्टी पे, किसी सिस्टम पे डिपेंडेंसी होगी, वो अगर लॉस हो जाएंगे तो आपका डाटा लेकिन जो डाटा आप साथ ब्लॉकचेन पे रख रहे होंगे वो आपका ऐसा बैकअप, एक आपकी रिकॉर्ड कीपिंग हो रही होगी कि आपने अगर रिवॉर्ड दिया तो दोबारा रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो आपके पहले वाला रिवॉर्ड बैकअप में चला जाएगा, नया रिवॉर्ड। तो इसकी ट्रांजैक्शन की जो हिस्ट्री है, जो इसका बैकअप है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाता है। ये जब आप लोग ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर करेंगे, इसकी जो इथेरियम को है जिसको तो आप देखते जाएंगे, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी वो लिस्ट में जा रही है, डिसेंडिंग ऊपर आ रही है और जो पुरानी वो नीचे जा रही है। अच्छा, ये पीयर टू पीयर भी ऑलरेडी आपको बता दें कि जो भी इसमें कनेक्टेड होते हैं, इसमें क्लाइंट सर्वर वाला नहीं कोई लिंक, एक क्लाइंट है बाकी सर्वर, हर कोई अपने एंड पे एक पीयर हो। जो भी ब्लॉकचेन के साथ क्रिएट करेगा वो नोड उसे कहते हैं, और वो एज अ पीयर उसके साथ अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा, अपनी जो ट्रांजैक्शन करेगा, जो भी करेगा, उसकी जो कॉपी जितने भी ब्लॉकचेन के पड़ी हो, उसकी जो ट्रांजैक्शन होने पे हर एक के पास उसका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। जी सर, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सर्विसेज हैं, अगर उसको यूजर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इधर से आ रही है। उधर सेंट्रल अथॉरिटी सिटी है ना, हाँ जी, सेंट्रल अथॉरिटी सिटी एग्जिस्ट करती है। कि अगर एक्सचेंजेस की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल फाइनेंस है, तो वो एज अ सेंट्रल अथॉरिटी एक्ट तो कर सकते हैं, हमारी पेमेंट्स को रोक तो सकती है। नहीं, लेकिन वो आपकी वो जो आप अगर बाइनांस की साइट को यूज करें वो आपकी सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन अगर आप BSC की ब्लॉकचेन को यूज करें, BSC स्कैन को, तो वो आपकी ब्लॉकचेन होगी। बाइनांस एक कंपनी है जो आपको वॉलेट क्रिएट करने के लिए, एक ट्रेड करने के लिए, जो आपको एक वे प्रोवाइड कर रही है। लेकिन बाइनांस की अपनी ब्लॉकचेन भी है, वो इथेरियम ब्लॉकचेन बेस है। BSC स्कैन, उसका bscscan.com, ठीक है, binance.com उसकी कंपनी है, और BSC स्कैन उसकी ब्लॉकचेन है, उसका एक्सप्लोरर है।
जो कि BNB करेंसी की बेस पे चलता है और वो बेस्ड है एथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड है। इसकी जो ऑनर वो एथेरियम ब्लॉकचेन की बेस पे ही बाइनांस ब्लॉकचेन बनी है, जिसमें बाइनांस की जो BNB है वो आपका यूज होता है। आप ट्रेड कर रहे हो, आप बाइनांस आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है जिसमें आप ईथर टू BNB कर सकते हो, BNB टू USDT कर सकते हो, और वो बैक पे क्या वर्क, बैक में आपकी ब्लॉकचेन यूज हो रही होगी। वो आपका जो कनेक्शन है, वो जो आपकी ट्रांजैक्शन करवा रहे होते हैं वो ब्लॉकचेन के साथ करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने बाइनांस पे अकाउंट क्रिएट किया, आप बाइनांस पे ट्रेड कर रहे हो, फिर आप उस पार्टी पे डिपेंडेंट हो, लेकिन जो उसमें ट्रेड हो रही है वो बाइनांस आपकी ट्रेड को नहीं रोकेगा। बाइनांस सिर्फ आपको एक वे प्रोवाइड कर रहा है। जब आपने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने हैं ब्लॉकचेन में, अपने एक्सपोज करें, आपने ट्रेड के एल्गोरिथम लिखना है, तो कोई आए वो मुझे अगर एक ईथर दे, उसके बदले में मैं उसको इतने टोकन रिटर्न करूँ। टोकन क्या है? कोई आपकी एक अपनी करेंसी। ईथर भी एक टोकन है, एक करेंसी है। कल को आप भी अपनी करेंसी ABC के नाम से बना लोगे। जब उस करेंसी को आप लॉन्च करोगे, और उसके लिए डेफिनेटली आपको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिसमें यूज़र आएगा, वो साइन अप करेगा या अपना वॉलेट कनेक्ट करेगा, वो आके अपने अकाउंट में से ईथर देगा और आपकी ब्लॉकचेन आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो वो आपको इन रिटर्न क्या करेगा? आपको उसका वो टोकन रिटर्न करेगा। तो बाइनांस की जो साइट है वो अगर ट्रेड करवा रही है तो वो उसने अपना फ्रंट एंड क्रिएट की है, बैक पे उसके क्या यूज़ हो रही है, वो सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ हो रहे हैं और साथ उसके ब्लॉकचेन में डाटा सेव हो रहा है। लेकिन जो आपका रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, जो आपने रजिस्ट्रेशन की है, आपने अपने वो प्रूफ सबमिट किए हैं, आपने अपनी एड्रेस की इंफॉर्मेशन CNIC, वो ऑफिशियल चीज़ें सेव हो रही हैं, क्योंकि वो उनका रिकॉर्ड है, वो अपने पास रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं अपने एंड पे, लेकिन जो आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है वो उनके पास आपकी ब्लॉकचेन में जा रही है। सिस्टम ऑफ नोड्स के थ्रू कनेक्ट होता है। हाँ, तो हर सिस्टम की एक अलग नोड होगी या स्पेसिफिक क्वांटिटी होगी। अच्छा, नोड के साथ कनेक्ट नहीं होते। सिस्टम जो ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट हो जाए वो इटसेल्फ एक नोड बन जाता है। सो नोड जो सिस्टम ब्लॉकचेन से कनेक्ट किया गया उससे एक नोड होता है। लेकिन पीयर टू पीयर रिश्ते क्या हैं कि हर सिस्टम अपने एंड पे ही अपना एक यूज़र है, अपना एक क्लाइंट है, उसके ऊपर कोई सर्वर नहीं होगा, क्लाइंट सर्वर का कोई इधर सिस्टम हमारे पास नोड है। हाँ, जो सिस्टम ब्लॉकचेन से कनेक्ट होता है नोड है। सर जो बाइनांस पे स्टेकिंग होती है उसका क्या हाँ, उसमें स्टेकिंग का कॉन्ट्रैक्ट यूज़ हो रहा है। मींस कैसे हम आगे अपने सर्विस प्रोवाइड करते हैं अच्छा। तो वो स्टेकिंग जो चीज़ है, जो एक होती है लिक्विडिटी, एक होती है स्टेकिंग। जो लिक्विडिटी होती है, आप अपनी एसेट्स को डिजिटल फॉर्म में आप अपनी एसेट्स को रख दो कहीं जगह पे ताकि कोई और लोग उसको यूज़ कर सकें। जैसे एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज के पास अगर डॉलर पड़े, उन्होंने डॉलर यार दोस्त, एक्सचेंज अगर हम जाएँ वेस्टर्न यूनियन पे या कहीं पे जाएँ, उनके पास डॉलर पड़े होते हैं, ठीक है। अगर उनके पास डॉलर है तो उसके बाद उन्होंने डॉलर की लिक्विडिटी रखी है अपने पास। लिक्विडिटी यही है कि आप अपने कुछ एसेट्स को अपने पास रखें, उसको पब्लिकली अवेलेबल करें ताकि लोग उसको यूज़ करें किसी रिटर्न में। जैसे हम जाते हैं एक्सचेंज पे जाते हैं, उनके पास डॉलर पड़े, आपने उधर ये वैल्यू रख दी कि अगर $1 मैं दूंगा उसके बदले मैंने 185 PKR ले, तो ये आपने लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। अब एक बंदा आता है वो कहता है मुझे $10 दे दो, उसके साथ मल्टीप्लाई करके उतने PKR बनेंगे, तो वो बंदा आपसे उतने डॉलर ले जाएगा और आपको PKR दे जाएगा। तो ये होगी लिक्विडिटी। स्टेकिंग ये है कि आपने अपनी अमाउंट कहीं रख दी, जैसे हमारे कौमी बचत नेशनल सेविंग बैंक, आपने अपनी अमाउंट रख दी, स्टेक कर दी कि मैं ये अमाउंट रख रहा हूँ, आप अपने सिस्टम में कहीं पे भी इसका यूज़ करें, लेकिन बदले में जो उसकी परसेंटेज डिफाइन है वो मुझे मिलती है। तो स्टेकिंग में यही है कि आपने जब अपना पैसा रख देना, आपने पूल्स इसमें होते हैं, उन्होंने मल्टीपल पूल बनाए कि अगर आप इस पूल में रखोगे तो सारी बात उसकी मिन और मैक्स एंड डेज होता है, मिन मैक्स। ये पूल है, इसमें मैक्सिमम जो अमाउंट है आप 1 लाख तक रख सकते हो, मिनिमम अमाउंट आप 50,000 तक रख सकते हो। हम आपको डेली बेस पे 1% या 2% रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है।
तो जब उसको कहते हैं स्टेक करना, आप पैसा रख दो और उसके बदले में आपके रिवॉर्ड जनरेट होगा, आप उसको क्लेम करोगे और आपका पैसा वैसे का वैसे ही आप फिर रिटर्न भी करोगे। सर ये स्टेकिंग जो है एज ए एल्गोरिथम भी यूज होती है प्रूफ ऑफ स्टेक। जी स्टेकिंग जो है एज ए एल्गोरिथम भी यूज होती है प्रूफ ऑफ स्टेक के नाम से। ये वैसा बना सकते नहीं, हैं एज ए वैलिडेटर भी आप रख सकते हो, स्टेकिंग कर सकते हो। नहीं, प्रूफ ऑफ स्टेक और चीज़ है, जो स्टेक करना वो और चीज़ है। स्टेक है कि आपने अपना पैसा बस रख दिया, ठीक है, और आपको कहा कि इतने दिन बाद आपके इतने इतने प्रॉफिट है। जो प्रूफ ऑफ स्टेक हम आगे पढ़ते हैं वो माइनर्स के एंड पे यूज होता है, ठीक है। वो हम लोग माइनर नहीं पढ़ के स्टेक कर रहे, हम लोग एक यूजर पढ़ के अपना पैसा रख रहे हैं ताकि कुछ दिनों के बाद हमें कुछ रिवॉर्ड मिले। अच्छा, मैं वाइंड अप हो गया, चलो बस ये लास्ट ये प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। ट्रांजैक्शन का मैंने आपको बातों में पहले बता दिया ट्रांजैक्शन की वर्किंग किस तरह होती है, किस तरह ट्रांजैक्शन जाती है, माइनर किस तरह आते हैं, यस सर। ठीक है, किस तरह ट्रांजैक्शन ऐड होती है, ये सारा क्लियर। अच्छा, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। अच्छा, जो माइनिंग होती है, जो माइनर्स माइनिंग करते हैं उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। उसमें उनकी प्रोसेसिंग या उनकी जो कॉस्ट है वो किस तरह लगती है। सबसे पहला है प्रूफ ऑफ वर्क। जो बिटकॉइन है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, ठीक है। इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, लेकिन वो भी क्या है कि मैं प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट हो रहा हूँ, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या चीज़ होती है? प्रूफ ऑफ वर्क वो इससे नाम से पता लगता है वर्क इसमें होगा। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है इसमें कंप्यूटेशनल पावर यूज होती है, जिसकी ज़्यादा, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे, अच्छा उसका जीपीयू होगा, अच्छी उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो वो उसको जल्दी रिजॉल्व कर लेगा उस ट्रांजैक्शन को। इसकी जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन के पहले काफ़ी लोगों ने बड़े बड़े सिस्टम लगा, जैसे इतना रूम में इतना बड़ा सिस्टम लगा दिया था। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती थी वो क्या करते थे, उनके सिस्टम एक टाइम पे चल रहे होते थे। अभी भी कई एरियाज में अगर बाहर की कंट्रीज में आप देखें तो बड़ी बड़ी उन्होंने हॉल, बड़े बड़े उन्होंने कारखाने वगैरह इसी पे लगा दिए थे, जिससे उनकी इलेक्ट्रिसिटी पे बड़ा इफेक्ट आ रहा था। उसमें क्या थे, जब भी कोई ट्रांजेक्शन आती थी सिस्टम हर टाइम चल रहे होते थे, एल्गोरिथम की बेस पर उनके रिसोर्सेज यूज होते थे, उनके जीपीयू के वो जल्दी से प्रॉब्लम को